सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 13 के अंदर एक सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक भाषण के रूप में सफल प्रजातंत्र के लिए जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम 60 नंबर पेज के ऊपर जो थर्ड यानी कि तीसरी शर्त के रूप में जिस तरह से भीमराव अंबेडकर बता रहे थे कि प्रजातंत्र की जो पूर्ण आवश्यकता है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए कानून एवं शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए और शासन अपने दल के सदस्यों अगर बात भी माने और अन्य दलों से भी अपनी बात मनवाते हुए या ऐसी बातें करे जो मालूम अन्य दलों के लिए मतलब ऐसी खिलाफत भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सफल प्रजातंत्र के रूप में ही ऐसी बातें होनी चाहिए। और दल का कोई भी सदस्य या साथी अगर अपराधी हो तो उसे बिल्कुल उससे अलग मतलब अपराध पक्ष हो, चाहे वो खुद अपराधी हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार से जो मजिस्ट्रेट होता है उस पर मतलब दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए या उस पर कोई ऐसी धमकी भी नहीं देनी चाहिए। और शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव रहित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। शासन चलाने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हो या राजनीतिक दल सदस्य हो उनको बिल्कुल निष्पक्ष होते हुए शासन पद्धति के तहत मतलब एक सफल शासन के लिए उसको कार्यरत रहने देना चाहिए। और राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय होते हैं उनमें अंतर रहना चाहिए। सभी मंत्री जनता के साथ न्याय करे, मर्यादा का पालन करे। तो इस प्रकार का जो तीसरे शर्त के रूप में थी उसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। आज हम इसको चौथी जो शर्त के रूप में यहाँ बता रहे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए आप, मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ चौथी शर्त के रूप में बताते हैं कि वह एक विधान संबंधी नैतिकता का पालन करे। विधान यानी मुख्य प्रजातंत्र को ही महत्व दे, प्रजातंत्र के प्रति ही अपनी कर्तव्य को समझे, अपना फर्ज समझे उसके प्रति। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है, यानी बहुत से लोग, यानी कि यहाँ पर भारतीयों की बात हो रही है कि भारतीयों ने पीछे बहुत सारी ऐसे त्रासदियाँ देखी है या ऐसे शोषण का शिकार हुए हैं कि वो अब एक अपना शासन चाहते हैं। उनमें बड़ा उत्साह है अपने शासन के प्रति, ऐसे प्रजातंत्र के प्रति जो जनता की सुने, जनता के लिए हो। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर उस विधान की बात, वर्तमान विधान मतलब उस समय की बात है जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले की जितनी सारी स्थिति थी जो वर्तमान उस समय का शासन था उस शासन को फेंक देने के लिए बात हो रही है। कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए, मतलब नया सिरा यानी 1947 के बाद जब एक स्वतंत्र भारत के अंदर एक ऐसा तंत्र हो, ऐसी रचना हो जो एक प्रजा का तंत्र हो, यानी प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा ही चुना गया हो। तो इस प्रकार से अंबेडकर यहाँ पर एक प्रजातंत्र, सफल प्रजातंत्र के लिए यहाँ पर बल देते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे कानून व्यवस्था यानी एक इस प्रकार एक नया रचना की जानी चाहिए। और ये हमें ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान समझे नैतिकता कहते हैं उस अस्थिपंजर मात्र है, यानी कि केवल उसका एक ढांचा नज़र आता है, उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता उस प्रकार का। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है। तो यानी कि वहाँ पर उस बात पर बल दिया जाता है, अगर कोई कानून बना दिया गया या ऐसा कोई प्रजातंत्र या एक ऐसा तंत्र बना दिया गया तो उस पर बल दिया जाता है, उसको पूरी तरह से नैतिक रूप से उससे लागू किया जाता है। तो वहाँ पर एक तरह से विधान की मर्यादा कहलाती है। वहाँ पर लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। मतलब खेल, यहाँ खेल की बात करें, जिस प्रकार से अगर कोई खेल खेला जाता है तो उसमें हर प्रकार के एक नियम का पालन किया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो तंत्र है या ऐसा तंत्र जो चुना जाना चाहिए या जो चुन रहे हैं हम, उसका भी ऐसे बहुत सारे नियम और कानून होने चाहिए और उनका पालन भी सख्ताई से होना चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है कि मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। यह कहने से वाशिंगटन उनका नेता था
कि अमेरिकी जीवन में उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। क्या वास्तव में उसका स्थान था, यानी कि वाशिंगटन जो जैसा चाहते थे कि अमेरिका में किस प्रकार शासन तंत्र हो, क्या वास्तव में ऐसा थे या नहीं, हमें स्पष्ट नहीं होता, यानी कि उसमें स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। तो यानी यहाँ पर उनकी प्रशंसा करते हुए जो अम्बेडकर हैं वो उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का एक इंसान होना चाहिए, या इस तरह से तंत्र रचने वाला, या वास्तविक रूप से वो उन मान लो इस तरह से होना चाहिए कि जो वहाँ का देवता बना था, जो नेता था, जो भगवान बन गया था, वहाँ का देवता बन गया था। और किस प्रकार से वो एक बार प्रेसिडेंट चुनने के बाद भी जब उसकी अवधि समाप्त हुई तो लोगों ने फिर से उन्हें अगर मान लो चुनने की बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि इस प्रकार का एक नेता होना चाहिए, या इस प्रकार के मान लो एक प्रजातंत्र में जो कार्यरत है या जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उन्हें हर बार जनता पसंद करे, यानी वो इस प्रकार से जनता का कार्य करे, एक सफल प्रजातंत्र के लिए कार्य करे कि उसके प्रति वो अपनी ईमानदारी दिखा सके, जिस प्रकार से वाशिंगटन ने दिखाई थी। तो यानी इस तरह से यहाँ पर एक ईमानदार प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब उनसे कारण पूछा गया कि आप इस तरह से मना क्यों कर रहे हैं, तो उनका उत्तर था कि हे प्रियवर, आप भूल गए कि हमने इन विधान को किस उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, यानी कि पहले जो राजा महाराजा होते थे ये सब परंपरागत होते थे, यानी जैसे राजा बना फिर उसकी जो पुत्र होता वो राजा बन जाता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो इस तरह से एक परंपरा बन जाती थी। इसलिए वो कहते थे मैं कितनी अच्छा क्यों ना हो, ऐसा ना हो कि मैं उसी तरह राजा महाराजाओं की तरह आगे से आगे शासन करता जाऊं, यानी बिना निश्चित किए हुए या बिना ऐसे मतलब चुने हुए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा परंपरागत हो, या ऐसा कोई पैतृक शासन भी हम नहीं चाहते। इसलिए हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि राजा इंग्लैंड के राजा के देनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, तो मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि हमने इसी परंपरा को तो तोड़ा है, इसी परंपरा को तोड़ते हुए हमने एक ऐसे प्रजातंत्र की स्थापना की जिसमें जनता के द्वारा चुना गया अलग अलग विभाग से ऐसे प्रेसिडेंट आए जो देश को संभाले या सिद्धांतों को संभाले। तो मुझे इस तरह से ऐसा नहीं बनना है। जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थापन बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। तो उसने कहा आपका मेरा प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं करना, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नियम बनाने वाला है अगर वो खुद नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे सख्ती से लागू नहीं करेगा, तो आम जनता क्या करेगी। तो यानी इस प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनकर देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे इस प्रकार से कर्मानुसार या कह सकते हैं वंशानुगत शासन नहीं करना या कर्मानुसार शासन नहीं करना। हमने जो एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जिसे हमें बनाए रखना है, उसके नियम कानूनों को बनाए रखना है। तो बच्चों देखिए आप किस प्रकार से एक देश के प्रति यानी सच्चे देशभक्त जो वाशिंगटन थे, जिनका आज मालूम रूप से पूरी जनता उनके नम्रता के साथ उनको मानती है, उनको पूजती है आज भी,
और इस प्रकार के जो देशभक्त होते हैं वही एक सच्चे देशभक्त होते हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं। लेकिन आज अगर हम वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो किस प्रकार से नेता इस देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए या एक नेता बनने के लिए, एक मतलब चुने जाने के बाद में मंत्री बनने के लिए किस प्रकार से अपने देश को देश को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, देश के लिए कुछ भी कर देते हैं अपनी मंत्री बनने के लिए। तो इस प्रकार की राजनीति बच्चों तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं आगे देखिए कि अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़ा होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान भी लिया। लेकिन जब तीसरी बार, यानी कि एक बार तो अंत में लोगों ने उन्हें मना ही लिया कि हम आपको ऐसा चाहते हैं, आप नहीं चाहते, हम आपको ऐसा चाहते हैं कि हमारा एक बार और आप प्रेसिडेंट बनकर इस सिद्धांतों को प्रतिपादन करें, या इस जो हमने सिद्धांत बनाए हैं या एक ऐसा राष्ट्र जो बनाया है उसको आगे एक बार और लेके चलें आप। लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उन्हें दत्ता बता दिया कि ये बड़ी जिद है आपकी, आप बड़े इस तरह से एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। तो यानी जिसको जैसा करना चाहिए, और आप हो कि मेरे पीछे पड़कर इस प्रकार से ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, यानी मेरे खुद के नियम है उनका उल्लंघन करवा रहे हो आप मुझे। यानी इस प्रकार से जो धृष्टता बताते हो, यानी कि ज़बरदस्ती रूप में मानकर उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं कि आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिसका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गॉलवेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की ओर से शादी करने का अधिकार है। तो यानी इस प्रकार से यहाँ पर जो 8वें एडवर्ड ऑफ ड्यूक ऑफ विंडसर थे, उनके चरित्र के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गॉलवेज कॉन्फ्रेंस, जब हमारा देश गुलाम था तो उसमें ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे बच्चों। जैसे गोलमेज के रूप में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं वो वहाँ गए थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ के जो राजा थे वो अपनी किसी एक सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, यानी कि एक मेन जो लीडर है क्या उसको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जबकि यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है कि और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। और फिर वर्ल्ड विन बादशाह की उस औरत से शादी करने का विरोधी था, वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। यानी एक अधिकारी या एक ऐसा प्रतिनिधि जो एक राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, अगर उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं तो उन्हें भी निभाना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पर इस प्रकार से उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो, आप इस नियम कानून को तोड़ते हो तो तुम्हें ये राजगद्दी भी छोड़ देनी पड़ेगी। तो हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बार गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री वोल्डविन है को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से, यानी अनुदार मतलब जो अनुसरण कर रहे थे उदारता के रूप में, यानी जो गरीब वर्ग था या जो मजदूर वर्ग था उनका जो अनुसरण कर रहा था, यानी उनको लेकर चल रहा था अनुदार के रूप में, ऐसे बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार भी थे। यानी कि वो अपने नेता के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे मजदूर दल। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, उत्साहित भी कर रहे थे वे उन्हें। तो इस प्रकार से उसे हरा कर क्यों ना उस प्रजातंत्र से अलग कर दिया जाए, जो इस तरह से जो तानाशाही कह सकते हैं या निरंकुश शासन करने की कोशिश जो कर रहा है, यानी अपने उस नियम कानून को तोड़कर या ताक पर रख कर जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो इस तरह से वो ऐसा करते हैं कि क्यों ना इसको कोशिश की जाए हराने की,
क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अन्नदाता दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। मान लो कि जो बादशाह होता है उसे अपने जो प्रधानमंत्री है उसको जो सलाह देने वाला मुखिया जो होता है, यानी बादशाह के बाद जो भी मान लो उससे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का मतलब होता है एक कार्यपालिका होती है, उसका मेन लीडर यह कह सकते हैं व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका रूप में दोनों में मेन जो भूमिका निभाता है प्रधान के रूप में, उसकी बात हो रही है। यानी शासन व्यवस्था को पूर्ण तरह से लागू करने वाला, यानी ऐसा मुखिया जो प्रधान के रूप में होता है। तो आज हमारा प्रधानमंत्री है ये उसी पद पर जो कार्यरत कर रहा है। और जो बादशाह की बात की जाए तो जो बादशाह यानी जो हमारे आज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद पर हैं, तो ये हमारे मुखिया के रूप में यानी मेन राष्ट्रपति यानी पूरे राष्ट्र का मुखिया जो बादशाह के रूप में है। और जो प्रधानमंत्री जो पीएम के रूप पद पर है, मान लो आप बच्चों देख ही रहे हैं या पढ़ रहे हैं आप या आप जानते ही हैं, तो उसकी उनकी बात हो रही है कि जो राजा महाराजा होते थे तो उनका जो प्रधान जो होता था पूरे राज्य के अंदर जो कार्यभार संभालता था तो वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में होता था। तो यहाँ पर उसी बादशाह को प्रधानमंत्री सलाह मानने के रूप में बात हो रही है। यदि हम इस पर्सन को खड़ा करके श्री वॉल्ट विन को हरा देंगे तो हम ऐसा करना हमारी गलती ही होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। और मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर एक प्रजातंत्र की बात हो रही है कि अगर प्रजातंत्र को इस तरह कर बार बार जिस रूप में चाहे अगर विरोधी दल बहुमत बनाते हुए अगर ऐसा करेगा तो एक सफल प्रजातंत्र नहीं होगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ होते हैं, अगर सत्तारूढ़ अगर अपने किसी तरह से अगर मान लो इस तरह से शासन अगर के रूप में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं फेरबदल करते हैं, अगर विरोधी दल अपने मान लो किसी के साथ मिलकर या अपने जो नेता है जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर बचा हुआ था, यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद पर हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे डिप्टी मालूम पद पर थे, अगर वो इस तरह से करते हुए अगर मन चाहा जैसा करते तो ये एक सफल प्रजातंत्र के रूप में हम नहीं कह सकते। अगर यहाँ सरकार गिरती उस पर बहुमत होते जोड़ तोड़ कर अगर सरकार बनती तो वो ऐसा कार्य नहीं कर पाती। तो ये बिल्कुल उसी रूप में मान लो वहाँ पर बात हो रही है। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। विधान का मतलब होता है बच्चों एक निश्चित कानून नियम कानून बनाकर एक ऐसा तंत्र रचना बनाया हुआ तंत्र जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। तो ये उसी विधान की बात हो रही है। तो उन्होंने सोचा अगर हम ऐसा करेंगे तो हर कोई अपनी मनमानी करने लगेगा और प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अम्बेडकर कहते हैं कि जो अगर अंग्रेज़ों के शासन की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह से प्रजातंत्र को हानि पहुंचे। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है कि यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो, यानी अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। यानी अत्याचार का मतलब यहाँ पर है कि बहुमत यानी ऐसा नहीं कि जनता ने पूर्ण रूप से एक ऐसा दल का चयन कर दिया जो एक तंत्र के लिए आवश्यक हो, यानी एक बहुमत रूपी मान लो एक ऐसा दल हो, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो कि वो जो अगर फुल अगर मान लो प्रतिनिधि चुनकर अगर एक ऐसे मान लो आ गया शासन के अंदर और वो अपने जो विरोधी दल है या विरोधी पक्ष है या विपक्ष है उसको कुचलना शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यदि शासन के बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। यानी एक इस प्रकार का उन पर प्रभाव पड़ना चाहिए कि अगर बहुमत में अगर मान लो एक जो सत्तारूढ़ है या जो सरकार बना रखी है जिस दल ने, वो ऐसा नहीं हो कि वो अपने विरोधी दल या जो विपक्ष है या उससे जो हारने वाला दल है वो उन पर उनको कुचलने लगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या उनको विश्वास बना रहना चाहिए कि उनके साथ
सरकार है वो उनके साथ भी है। अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। इन इंग्लैंड, तभी तो बच्चों विश्व के अंदर ब्रिटेन का शासन है ये बड़ा उचित माना जाता है। वहाँ के हर एक प्रतिनिधि का या प्रजातंत्र का ख्याल रखा जाता है, उससे ऊपर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 चुनाव के परिणामों को याद होंगे। तो बच्चों आप ये एसएसटी में पढ़ते होंगे। एसएसटी के अंदर ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं जिनके मतलब उनकी जो हिस्ट्री पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। आप उनको पढ़ के देखना बच्चों। जो 1831 इंग्लैंड के बारे में या पीछे जितने भी मान लो ये वर्ल्ड विन आए थे बादशाह के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में, या जो पीछे जितने भी आए थे उनके बारे में आप उनका इतिहास जान सकते हो बच्चों। आगे देखिए कि फिर यहाँ पर किस तरह से अम्बेडकर यहाँ पर एक सफल प्रजातंत्र के बता रहे हैं कि 1831 चुनाव के परिणाम याद होंगे। उसमें श्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्याग पत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ कि 150 सदस्य थे, वो 650 की कुल सदस्य संख्या में केवल 50 ही रह गए थे। यानी कि जो 50 वाली थी या 150 सदस्य जिसके थे और 650 की कुल जो सदस्य संख्या में थी उसमें से केवल मात्र 50 ही रह गए और श्री वॉल्डविन प्रधानमंत्री बने। तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया हो या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया। यानी जिसने हटकर भी ऐसा किया लेकिन फिर भी उन्हें मतलब वो अधिकार, सब अधिकार दिए गए कि कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने किया है लेकिन एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए है। यानी कि वहाँ पर अगर इस तरह की कोई आवाज़ उठाता है तो उसको भी एक सफल प्रजातंत्र के लिए उचित मानते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस प्रकार से एक सफल प्रजातंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का जो नैतिकता होती है वो बनी रहनी चाहिए, तो ये एक सफल प्रजातंत्र आगे बढ़ पाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से कहते हैं कि उन्हें बोलने का वंचित रखा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया और प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपने पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा प्रस्ताव हो या चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद यानी किस प्रकार से कहते हैं कि वो इंग्लैंड की तुलना करते हुए वहाँ पर कहते हैं कि ब्रिटेन का देखो किस प्रकार से अगर वहाँ पर अगर वो जिससे सहमत नहीं होते तो एक इस प्रकार का तंत्र चुन लिया जाता है और फिर उसके हर एक मान लो उनकी जो प्रस्ताव होता है उसको मान लो अधिकार है उसको बल दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर इस प्रकार की एक निंदा प्रस्ताव लाने के रहते हैं, एक ऐसा मान लो कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं जो एक सफल प्रजातंत्र के लिए कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शायद ही कभी इसी प्रकार प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा, यानी कि वहाँ पर ऐसा कभी कुछ नहीं होता। और इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी हो। यानी कि वहाँ पर इस प्रकार से सफल प्रजातंत्र के लिए वहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं या एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है इन पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा, लेकिन वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो देश के हित के लिए कार्य हो और उस पर किसी ने भी मान लो आपत्ति दर्ज की हो। तो यानी बड़े मुझे आश्चर्य होता है कि यानी इस प्रकार से एक तंत्र जो चुनकर आता है आपस में एक मतलब एक दूसरे को टक्कर देते हुए, जिस तरह हमारे बच्चों यहाँ चुनाव होता है तो चुनाव में किस प्रकार से नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से वहाँ भी ऐसा होता है। लेकिन जब वो दल चुन कर आ जाता है तो फिर वो किस प्रकार से एक मिलजुल कर एक सहयोग के द्वारा
वहाँ पर कार्य करने के लिए किया जाता है। तो यानी इस प्रकार के आश्चर्य के रूप में वहाँ प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं वहाँ के शासन पर। तो बच्चों आज हम अपना जो अध्ययन है यहाँ तक ही कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ थोड़ा पैरा और करते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको, कि यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं मुंबई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ, जो श्री मुरारजी जो देसाई होते थे उनकी बात हो रही है बच्चों, श्री मुंशी तथा खरे तथा दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, उन्होंने एक बार भी किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। मतलब ऐसा कभी भी ऐसा विपक्ष नहीं बनने दिया जो इस प्रकार से मान लो उन पर मान लो दबाव बढ़ाए काम रोकने पर। या हमारे मित्र श्री मालवंकर जी जो उस समय के जो अध्यक्ष होते थे, जो सभा के यानी जो संसद लगती थी उसके स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, यानी बाहर मानते हुए भी उसके पक्ष में जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि खड़े हो जाते थे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, तो उसमें भी जो नियम संख्या होती है उसका तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। ये हो सकता है कि यदि सरकार का इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पमत संख्या के सदस्य के लोकसभा के सदस्य हैं, जो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। तो इसका परिणाम क्या होता है, इन अल्पमतों में से इस प्रकार की विधान जो विरोधी भावना पैदा होने लगती है। इसलिए ये आवश्यक है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कि अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। तो यानी इस तरह यहाँ कहते हैं कि चाहे कितनी अल्पमत संख्या क्यों न हो, यानी विरोधी दल को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सफल प्रजातंत्र के लिए जो सत्तारूढ़ जो होते हैं, एक शासन व्यवस्था बनाई होती है, वह उसे हर तरह से उसके जवाबदेही बनाए रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि जो विधानसभा की नैतिकता है उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि एक सफल प्रजातंत्र के लिए यह चौथी शर्त के रूप में है कि जनता की जो मान लो एक जनता है वो अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था रहे, देश की जो शासन व्यवस्था है वंशानुगत न चले, और राष्ट्रपति का नियम अनुसार चुनाव किया जाता रहे, और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार जो राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो अगर शासन चलाने वाले हैं वो अपने नैतिकता रूप में शासन करते रहें। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, यानी कि जो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहाँ का जो शासन तंत्र है वो किस प्रकार से है, अपना नैतिकता पर चलते हुए अपने इस प्रजातंत्र के लिए कार्य करते हैं। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं, आगे का अध्ययन हम आगे क्रमानुसार करेंगे। बच्चों समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करें, फिर भी कहीं आपको कुछ इसमें समझ में न आए तो आप मैसेज या कॉल कर जान सकते हैं। जय हिंद।